25,000 BC वो टाइम पीरियड है जब मेसोपोटामियन और इजिप्शियन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इस दुनिया में एक्टिव थी। बट द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट जहां हमें मेसोपोटामिया और इजिप्ट के सिविलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, वहीं इंडस वैली का समाज इनसे काफ़ी ज़्यादा अलग था। इंडस वैली के बारे में कहा जाता है कि इनके समाज में रूलिंग क्लास नहीं था, ये इक्वालिटी में बिलीव करते थे और वायलेंस जैसी चीज़ों के बारे में इन्हें कोई खबर ही नहीं थी। इवन उस समय इंडस वैली का एरिया भी मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से कई सारे शहर जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी और धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थे। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन से अब तक जो भी रिमेन्स मिले हैं उससे यही साबित होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये शहर आज के शहरों से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। इन शहरों के लोगों ने अपनी सुख सुविधा का हर वो सामान बना लिया था जो उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी जीने में मदद करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक समय के बाद इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, ये आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इनके विनाश को लेकर लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ के अकॉर्डिंग इस सिविलाइजेशन का अंत क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हुआ था, तो वहीं कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एक भयानक महामारी ने इस सिविलाइजेशन का अंत कर दिया था। जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बाढ़ जैसी नेचुरल क्लाइमेटी ने इस सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया था। एक्चुअली ये लोग इसके पीछे तर्क देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नदियों के किनारे डेवलप हुई थी, इसलिए यहाँ बाढ़ आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये सभी थ्योरीज उस समय गलत साबित हो गई जब ईयर 1922 में रिसर्चर्स ने इस सिविलाइजेशन के सबसे बड़े शहर मोहनजोदारो का पहली बार एक्सकवेशन किया। उस समय आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई हाईली रेडियो एक्टिव स्केलेटन्स मिले, जिससे वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत किसी नेचुरल क्लैमिटी से नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब से हुआ था। बट इस बात में कितनी सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, 16 जुलाई 1945 को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब माने जाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर दुनिया के पहले न्यूक्लियर डेटोनेशन की टेस्ट की थी। ये एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि उससे 11 किलोमीटर ऊंचा यानी कि 8 बुर्ज खलीफा जितना लंबा मशरूम क्लाउड बना था। उसमें से 21 किलो टन TNT जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये उस समय का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था जिसकी चमक सूर्य से भी अधिक थी। इस एक्सप्लोजन से जो झटका पैदा हुआ था उससे 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। कहा जाता है कि यह एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि उसे देखकर ओपेनहाइमर ने भगवद गीता की एक लाइन कोट करते हुए कहा था, नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। दोस्तों, इस टेस्टिंग के बाद जब ओपेनहाइमर से एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि क्या उनकी टेस्टिंग को दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट माना जा सकता है, तो उनका जवाब था यस इन आवर टाइम्स। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओपेनहाइमर ने यस के साथ इन आवर टाइम्स कहा है, ना कि इन आवर अर्थ। उनका ये स्टेटमेंट इस बात की ओर क्लियरली इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर खुद भी ये मानते थे कि हमसे पहले भी कोई ऐसी सभ्यता ज़रूर थी जो हमसे भी ज़्यादा एडवांस थी। और जिस तरह से ओपेनहाइमर ने अपने पहले स्टेटमेंट में भगवद गीता की लाइन को कोट किया है, हो सकता है उनका इशारा एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की ओर हो। तो क्या सच में एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकली हमसे ज़्यादा एडवांस थे? सो लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध और इसके ग्रंथ को वर्ल्ड का लार्जेस्ट एपिक टेक्स्ट यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने महाभारत को पढ़ा है तो आपको पता होगा इसमें कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख किया गया है, जैसे नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, अग्निस्त्र, वज्र एक्सेट्रा। इवन महाभारत के कुछ पैसेजेस में इन अस्त्र शस्त्रों के होने वाले डिस्ट्रक्शंस को भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि अगर हम वज्र का एग्जाम्पल लें तो ये एक आयरन थंडरबोल्ट था। जिस जगह पर टारगेट करके इसे छोड़ा जाता था वहाँ पर 1000 सूरज जितना गर्म चमकीला धुआं और लपटें उठती थी। इसके प्रहार से सब कुछ इंस्टेंटली जल जाता था। जो लोग इससे बच जाते थे वो तुरंत खुद को और अपने इक्विपमेंट्स को पानी से वॉश करते थे ताकि वो खुद को और अपने लोगों को इन्फेक्शन से बचा सकें। दोस्तों, इसी तरह अगर ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इस वेपन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अगर ये एक बार किसी पर छोड़ दिया जाता था तो इसे रोक पाना मुश्किल था। इसीलिए इसका यूज़ बहुत ही स्पेशल सिचुएशन में किया जाता था।
कहते हैं कि जिस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता था वो जगह सालों तक बंजर रहती थी और उस जमीन के आसपास जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता था। इसलिए रामायण में भी जब लक्ष्मण मेघनाद के आतंक से परेशान होकर उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने जाते हैं तब श्री राम ने यह कहकर उन्हें रोक दिया था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का अभी समय नहीं आया है। अगर तुम इसका प्रयोग करते हो तो इससे सारी लंका उजड़ जाएगी और कई बेकसूरों की भी जान चली जाएगी। दोस्तों, क्या इन दोनों ही वेपन्स का डिस्क्रिप्शन आपको आज के किसी वेपन्स की याद नहीं दिला रहा? इन वेपन से होने वाले डिस्ट्रक्शंस को महाभारत में जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक कुछ ऐसा ही नज़ारा रॉबर्ट ओपेनहाइमर को 16 जुलाई के दिन अपने एटम बम को टेस्टिंग के वक्त दिखा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने न्यूक्लियर डिटोनेशन की टेस्टिंग के बाद भगवद गीता, जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है, उसको कोट करके दोहराया था। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि महाभारत को महर्षि व्यास ने 3rd सेंचुरी में लिखा था और उसमें इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स के बारे में मेंशन्ड होना एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन क्या सिर्फ ये प्रूफ काफ़ी है कि एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन आज के समय से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था? दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदारो के एक्सकवेशन के समय आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे स्केलेटन्स मिले जिनसे ये साबित होता है कि उन लोगों की डेथ ठीक वैसे ही हुई थी जैसे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में रहने वाले लोगों की हुई थी, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब से। एक्चुअली इन साइट्स पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए कई स्केलेटन्स मिले जिसमें बच्चों के स्केलेटन भी इंक्लूड थे। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अक्सर हम इंसान डरते वक्त ही अपनी फैमिली मेंबर्स या फिर अपने फ्रेंड्स के हाथ को होल्ड करते हैं, और इस तरह से हाथ पकड़ते हुए स्केलेटन्स का मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस सिविलाइजेशन के लोगों की मौत नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि अचानक से हुई थी। इनफैक्ट उन स्केलेटन्स में से एक स्केलेटन ऐसा भी था जिसकी मौत किसी नेचुरल रेडिएशन एक्सपोजर के मुकाबले 50 गुना ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर से हुई थी। इसके अलावा रिसर्चर्स को वहाँ कई पिघले पत्थर और हरे कांच के टुकड़े भी मिले थे जो यूजुअली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद सैंड के हीट होने से बनते हैं। दोस्तों, ये सारे एविडेंस क्लियरली प्रूव कर रहे हैं कि इंडस वैली समाज में कोई तो ऐसा घातक वेपन ज़रूर था जो उनकी अंत का कारण बना था। दोस्तों, हो सकता है कि वो घातक वेपन एटम बॉम्ब ही हो, बट दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर अटैक के लिए प्लेन्स की ज़रूरत होती है ताकि बॉम्ब्स को प्लेन से नीचे ड्रॉप किया जा सके। और अगर किसी ने मोहनजोदारो और हड़प्पा पर न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब गिराया भी था तो उसने भी इसे किसी प्लेन से ही गिराया होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद के 36 सूक्त के पहले मंत्र में ऋषियों ने जिन उड़ने वाले 3 पहियों रथों का जिक्र किया है वो सच में एग्जिस्ट करते थे? इवन रामायण में भी आपको आसमान में उड़ने वाले विमान का जिक्र मिल जाएगा। रामायण के अकॉर्डिंग रावण के पास पुष्पक नामक एक विमान था। रावण माता सीता के हरण के बाद उन्हें उसी विमान में बैठाकर आसमान के रास्ते लंका ले गया था। दोस्तों, सतयुग से कलयुग तक हमारे देश में ऐसे कई टेक्स्ट, कई ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट का डिस्क्रिप्शंस दिया गया है। इनफैक्ट पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज ने विमानिका शास्त्र नाम की एक बुक भी लिखी थी जिसमें कई अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट का जिक्र किया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इन्हीं बुक से इंस्पिरेशन लेकर मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के टीचर शिवकर बापूजी तालपड़े ने राइट ब्रदर से 8 साल पहले ही 1895 में एक एयरक्राफ्ट बना लिया था, बट वो एयरक्राफ्ट 1500 फीट तक ही उड़ान भर सका जिसके बाद वो क्रैश हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत ही वो जगह है जहां सबसे पहले प्लेन को उड़ाया गया था? दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये बात सच है तो इससे एक बात तो तय है कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन आज की साइंस से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन दुख की बात यह है कि हम तक पहुंचने से पहले ही वो नष्ट हो गई। दोस्तों, हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।